अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लोधी डायनेस्टी को, जिनका रूल 1451 से लेकर 1526 तक रहता है और ये दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी है। आज हम इसके पहले फरमारवा बहलोल लोधी की लाइफ के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम स्लेव डायनेस्टी को कवर कर चुके हैं एक सीरीज की फॉर्म में। तमाम लेक्चर्स जो कि इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेट करते हैं और पाकिस्तान अफेयर से भी रिलेट करते हैं, वो एक सीक्वेंस में मौजूद हैं, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में मौजूद हैं। पहले हमने कनकेस्ट ऑफ सिंध बाई मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट लिया। उसके बाद हमने महमूद गजनवी, फिर यानी गजनवी डायनेस्टी को स्टडी किया। उसके बाद फिर हमने गौरी डायनेस्टी को स्टडी किया। दो कि गजनवी और गौरी डायनेस्टी मुकम्मल तौर पे इसमें शामिल नहीं है इंडो पाक में, लेकिन उनके जो जो पोर्शन इंडो पाक से रिलेट करते हैं उनको हमने बताया, लेकिन ओवरऑल भी उनको हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद स्लेव डायनेस्टी, इसके तमाम फरमा रवाओं को हमने देखा। इसके बाद खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक ही लेक्चर में सैयद डायनेस्टी को पूरा का पूरा स्टडी किया था। आज हम लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे और इसके पहले फरमारवा की लाइफ को स्टडी करेंगे। हुआ ये था कि जब सैयद डायनेस्टी के फरमारवा हुकूमत कर रहे थे तो पैरेलल जो लोधी ट्राइबल चीफ थे वो मंजर आम पे आ गए थे, अपनी अपनी ताकत के लोहे मनवाना शुरू हो गए थे और एक पैरेलल उन्होंने निज़ाम कायम करना शुरू कर दिया था। यानी कि अपनी डायनेस्टी की तैयारियां उनकी स्टार्ट हो चुकी थी और सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, चूँकि वो वीक थे, इनकम्पिटेंट थे, तो उन्होंने इस बात को दानिस्ता या नादानिस्ता इग्नोर किया, या जो भी वजह बनी उनके होते हुए भी इनकी पावर एस्टेब्लिश होती गई। और फिर उनका लगता ऐसे ही है हिस्ट्री पढ़ने के बाद कि उनका इतना इंटरेस्ट भी नहीं था जितना कि एक डायनेस्टी के जो रूलर्स होते हैं वो पोजेसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल को इस्टेब्लिश करते हैं। ऐसा सैयद डायनेस्टी के रूलर्स के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं था। तो लोधी डायनेस्टी ये हमारा आज का मौजू होगा। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अफ़गान रूल करने के लिए इंडिया में आते हैं और अफ़गान डायनेस्टी, पहली अफ़गान डायनेस्टी, और आप कह सकते हैं कि लोधीज वर द फर्स्ट अफ़गान टू रूल इंडिया। ये दिल्ली सल्तनत की पांचवी और फाइनल डायनेस्टी है और इसको इट वाज फाउंडेड बाय बहलोल खान लोधी, जिसका हम आज तज़करा करेंगे। तीन रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1499 तक, 1489 तक इन्होंने रूल किया, तकरीबन 38 साल तक का रूल था। फिर इनके बेटे सिकंदर लोधी तकरीबन 28 सालों तक रूल किया। फिर इब्राहिम लोधी, जिनका दौर 8 या 9 साल तक महदूद रहा, और उसके बाद फिर मुगल आ गए। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है। अब हम बहलोल लोधी के बारे में जानते हैं। ही वॉज द चीफ ऑफ द पश्तून लोधी ट्राइब एंड फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की हैसियत से दिल्ली के तख्त पे बैठा अप्रैल 1451 को। इनका दादा मलिक बहराम खान लोधी, जो कि लोधी ट्राइब का चीफ भी था, उसने अपनी सर्विस का आगाज किया उस वक्त के गवर्नर ऑफ मुल्तान मलिक मर्दान दौलत के अंडर में। मलिक बहराम खान के 5 बेटे थे। 5 बेटों में से एक बेटे का नाम था मलिक काला और एक बेटे का नाम था मलिक सुल्तान। मलिक काला का आगे बेटा था जिसको हम बहलोल लोधी के नाम से जानते हैं। यानी
बहलोल लोधी जो है वो मलिक बहराम खान का पोता हुआ और मलिक काला का बेटा था। यहाँ पे जो दूसरा इसका बड़ा बेटा था बहराम लोधी का, मलिक बहराम का, उसका नाम था मलिक सुल्तान। मलिक सुल्तान को उस वक्त के सैयद रूलर खिजर खान ने गवर्नर ऑफ सिरहिंद अपॉइंट किया था 1419 में, और इसी मलिक सुल्तान की बेटी से शादी हुई थी बहलोल लोधी की। यानी बहलोल के जो ससुर थे वो उनके चचा भी थे। बहलोल लोधी जो हैं ये ट्रेडिंग ऑफ हॉर्सेस में इन्वॉल्व थे और उस वक्त की एक मिलिट्री पावर का बहुत बड़ा सतून होते थे हॉर्सेस। तो जिसके पास जितने ज़्यादा घोड़े होते थे उतना वो ताकतवर समझा जाता था। इनके पास, बहलोल लोधी के पास आर्मी भी थी, स्पेशली जब ये गवर्नर बन गए उसके बाद, और इनके अपने हॉर्सेस भी थे, तो ये मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ताकतवर था। मलिक सुल्तान की डेथ के बाद उनका दामाद और भतीजा बहलोल लोधी गवर्नर ऑफ सिरहिंद बन जाता है। यहाँ पे एक वाकया ये होता है कि चूंकि उस टाइम सैयद डायनेस्टी थी और उसके रूलर मोहम्मद शाह थे हुक्मरान, उनकी जंग होती है मलवा के फरमा रवा के साथ, और इस जंग में वो मदद तलब करते हैं बहलोल लोधी की। बहलोल लोधी मदद फराहम करते हैं सैयद रूलर्स को, और इस लिहाज से वो मदद फराहम करते हैं। तकरीबन 20,000 माउंटेड सोल्जर्स जो हैं वो फराहम करते हैं, और इस जंग में बहलोल लोधी की जो सोल्जर्स हैं या बहलोल लोधी की आर्मी जीत जाती है। और यहाँ से ये मुतासर करते हैं उस वक्त के सैयद हुक्मरान मोहम्मद शाह को, इतना मुतासर करते हैं कि वो इनको खिताब देते हैं खाने खानान, यानी तमाम खानों का खान। और उनकी जो सुजरेनिटी है वो लार्ज पार्ट्स ऑफ पंजाब इस्टेब्लिश हो जाती है, और उसको तस्लीम करते हैं, यानी ऑक्यूपेशन को तस्लीम कर लिया जाता है। और ऐसा आम तौर पे हुक्मरान ऐसा नहीं करते कि अपने किसी सबॉर्डिनेट गवर्नर की हकमियत को तस्लीम करें। यहाँ से हुई दो तीन इम्प्लीकेशंस या कोरोलरीज निकाली जा सकती हैं कि सैयद रूलर इतने सीरियस नहीं थे, थोड़ा वीक भी थे, जंगो जदल के भी इतने माहरीन नहीं थे, एक्सपेंशनिस्ट भी नहीं थे। तो सैयद डायनेस्टी का जो रूल है इतना सिग्निफिकेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद शाह जो हैं ये, इनकी जो ऑक्यूपेशन है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं बहलोल लोधी की। बहलोल लोधी अब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इनके पास मिलिट्री भी है, इनके पास हॉर्सेस भी हैं, तो ये दो अटेम्प्ट करते हैं दिल्ली पे, दिल्ली को कब्जा करने के लिए 1443 में और फिर 1447 में। दोनों अटेम्प्ट नाकाम होती हैं। लेकिन फिर होता ये है कि जो आखिरी फरमा रवा हैं सैयद डायनेस्टी के, आलम शाह, ये दिल्ली को छोड़ के बदायूं चले जाते हैं, और एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये दिल्ली को खाली कर देते हैं बहलोल खान लोधी के लिए। अब आलम शाह जो हैं ये बदायूं चले जाते हैं, वहां पे इनका इंतकाल होता है 1478 में, 1478 में ये फौत हो जाते हैं। बहलोल लोधी को इनवाइट किया जाता है, एक मिनिस्टर होते हैं आलम शाह के, हामिद खान, जो कि बहलोल लोधी को इनवाइट करते हैं कि आप आए, खाली है दिल्ली, कोई नहीं है, आप आके यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। तो बहलोल लोधी फाइनली दिल्ली के तख्त पे कब्जा करते हैं अप्रैल 1451 में, और अपना टाइटल अडॉप्ट करते हैं बहलोल शाह गाजी का। तो यहाँ से आगाज होता है लोधी डायनेस्टी का, और हम कहते हैं कि बहलोल लोधी इसके फाउंडर हैं। जब ये तख्त पे आते हैं तो ये उसी हामिद खान को कैद करा देते हैं जो उनको इनवाइट करते हैं। 1479 में, यानी 1479 में, ये एक्सपेंड करते हैं। शर्की डायनेस्टी जो कि जौनपुर पे बेस कर रही होती है उसको अनेक्स कर लेते हैं, डिफीट कर देते हैं, उसको अनेक्स करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, बहुत सारी रिबिलियंस और अपराइजिंग को कुचलते हैं, और अपने कंट्रोल को, अपने रूल को एक्सपेंड करते हैं टुवर्ड्स ग्वालियर, जौनपुर, अपर उत्तर प्रदेश। दिल्ली को अपना कैपिटल रखते हैं, और एक 38 साल के दबंग रूल के बाद जुलाई
1489 में 1489 में 1489 में इनका इंतकाल होता है और इनके सक्सेसर होते हैं इनके बेटे निज़ाम खान, जो कि सिकंदर लोधी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पे इनके इंतकाल के बाद एक छोटी सी बैटल होती है इनके दो बेटों के दरमियान, निज़ाम खान और दूसरे बेटे के दरमियान, लेकिन बहरहाल निज़ाम खान सक्सेसफुली सक्सीड करते हैं और तख्त के ऊपर आ जाते हैं। इनकी जो कब्र की लोकेशन है वो डिस्प्यूटेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि एक बिल्डिंग जो है, जो कि सूफी बुजुर्ग नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के श्राइन के साथ वाक़या है, वो ही बहलोल की कब्र है, जबकि दीगर हिस्टोरियन का ये मानना है कि लोधी गार्डन में वाक़या शीश गुंबद ही उसका मकबरा है। बहलोल लोधी के बारे में अब कुछ हम उनकी गवर्नेंस के स्टाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। ही वाज करेजियस, एफिशिएंट कमांडर था, डिप्लोमेट बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, बहुत सारी बातें मनवाता था अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। बात करने का अंदाज इस तरह का था। रिलीजियस माइंडेड था, लेकिन ज़्यादा फैनेटिक आप नहीं कह सकते, रिलीजियस माइंडेड था। नमाज और दीगर जो अरकान इस्लाम है उसका पाबंद था और नोबल्स की तरफ एम्बिवेलेंट एटीट्यूड था, यानी दोस्ताना रवैया था। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नोबल्स थे अफगान हुक्मरानों के, ये इससे पहले वाले नोबल्स की तरह नहीं थे। इससे पहले तुर्किश हुक्मरान थे जो कि पहली डायनेस्टी है अफगान डायनेस्टी। उनका बेसिक फ़र्क ये था कि अफगान कल्चर में तमाम नोबल्स जो थे वो किसी न किसी ट्राइब के चीफ हुआ करते थे। उन हर नोबल के पीछे अपना अपना ट्राइब, अपना अपना क्लैन, अपनी अपनी आर्मी हुआ करती थी। वो एक लिहाज से इंडिपेंडेंट भी थे, सरदार भी थे, ट्राइबल चीफ होते थे, तो उनके पीछे एक पावर होती थी और ये बड़े कॉन्फिडेंट होते थे और इसलिए मजबूरी हुआ करती थी सुल्तान की कि इनके साथ बना के रखे। और इनके अंदर एक कंसेप्ट था कि सुल्तान हमारे अंदर, हमारे दरमियान में से एक है और सुल्तान हमसे बरतर नहीं है, हमारी तरह ही है, लेकिन हम जितने भी नोबल्स हैं उनमें से हमने एक को सिलेक्ट करके सुल्तान बना दिया है, जो कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। लिहाजा ये सुल्तान की बर्तरी को तस्लीम नहीं करते थे और सुल्तान को भी इस बात का आइडिया था। इसलिए सुल्तान का जो रवैया था इनके साथ इक्वलिटी की बुनियाद पर बेस था। दूसरी वजह ये थी कि जो कि ये अफगान थे और इनके दरमियान ये भी एक कंसेप्ट था कि हम अफगान को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा इनका शेयर्ड रूल है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो रवैया होता था, अनलाइक इनके जो प्रेडिसेसर थे उनसे हट के, ये एम्बिवेलेंट एटीट्यूड रखता था बहलोल लोधी अपने नोबल्स के साथ। इससे पहले भले नोबल्स ज़्यादा ताकतवर होते होंगे तुर्किश हुक्मरानों के जो दीगर डायनेस्टीज हमने स्टडी की हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ बांध के सामने खड़े होते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा उस तरह की क्वेश्चन नहीं थी, ये बल्कि इक्वलिटी की बुनियाद पे एक तरह का ताल्लुक था। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इनका गवर्नेंस का जो स्टाइल था वो किसी हद तक हम सेमी डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेते थे ये एक लिहाज से उन नोबल्स के साथ मशवरा वगैरह भी कर लिया करते थे। तो इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया बिहार, पानीपत और दीगर सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान की तरफ। तो एक्सपेंशनिस्ट भी थे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश, अपर उत्तर प्रदेश, जौनपुर और ग्वालियर तक अपने कंट्रोल को बढ़ाया। तो ये थी बहलोल लोधी की लाइफ। आने वाले लेक्चर में हम इनके बेटे और लोधी डायनेस्टी के अगले फरमानरवा सिकंदर लोधी की लाइफ को समझेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर की तैयारी के लिए हमने विकिपीडिया, बुक्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ली है। जितना भी मटेरियल है वो बहुत कंसाइज ब्रीफ फॉर्म में मौजूद है और किसी भी एस्पेक्ट को मिस नहीं किया गया। होपफुली ये आपकी एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।